प्यारे बच्चों, हम लोग हिस्ट्री का 10th लेसन उपनिवेशवाद और देहात सीख रहे हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा हुआ है। अब उससे आगे हम इसकी सेकंड वीडियो में सीखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पांचवी रिपोर्ट क्या थी, इसका क्या उद्देश्य था, इसकी आलोचना किस आधार पर की गई। तो पांचवी रिपोर्ट 1813 में जो ब्रिटिश की संसद थी वहाँ पेश की गई थी। 1813 में ब्रिटिश संसद में पांचवी रिपोर्ट पेश की गई थी। और ये जो पांचवी रिपोर्ट उन रिपोर्टों में से एक थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के बारे में तैयार की जाती थी। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के बारे में रिपोर्ट्स तैयार की जाती थी। तो ये जो पांचवी रिपोर्ट हम सीखने जा रहे हैं वो उन्हीं रिपोर्टों में से ही एक रिपोर्ट थी। और इस रिपोर्ट में 1002 पृष्ठ थे और 1002 पृष्ठों में से 800 से अधिक पृष्ठ ऐसे परिशिष्टियों के साथ जुड़े हुए थे। और इन परिशिष्टियों में जमींदारों और रैयतों की एप्लीकेशंस थीं, कलेक्टर की रिपोर्ट, राजस्व संबंधी आंकड़े और अधिकारियों द्वारा प्रशासन पर लिखित टिप्पणियां शामिल थीं। यानी अगर हम 1002 में से 800 पेज निकाल देते हैं तो 800 पेज अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता कि बहुत इस रिपोर्ट में ज़्यादातर जो भी बातें की गई बताई गई वो ज़मीन से संबंधित इस रिपोर्ट में चीज़ों को शामिल किया गया। अब इसका उद्देश्य क्या था, आखिर ये क्यों पेश की गई थी। तो इसकी पृष्ठभूमि ये थी कि कंपनी ने जब से यानी 1765 से बंगाल की बागडोर संभाली थी, जब से कंपनी का प्रत्यक्ष नियंत्रण हुआ था बंगाल पर, तभी से इंग्लैंड की जो सरकार थी वो बड़े बारीकी से इसके कामों पर निगाह रख रही थी, नज़र रख रही थी। और इसका कारण क्या था, क्योंकि ब्रिटेन के कई लोग ऐसे थे जो भारत और चीन के साथ व्यापार करना चाहते थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को ही केवल अधिकार दे दिया गया था, एक अधिकार प्राप्त था कि वही केवल जाकर के वहाँ पर व्यापार कर सकती है। तो वो लोग बाकी लोग इस बात का विरोध कर रहे थे और उस शाही फरमान को भी रद्द करवाना चाहते थे जिस फरमान के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का मौका मिला था। यानी एकाधिकार प्राप्त हुआ था, केवल एक ही व्यक्ति को अधिकार, यानी एक ही कंपनी को जो अधिकार मिला हुआ था, इस ऑर्डर को लोग निरस्त करवाना चाह रहे थे। ब्रिटेन के जो उद्योगपति थे, इंडस्ट्रियलिस्ट, वो लोग भी चाहते थे कि हमारा माल भी भारत में बिके जा करके, यानी वो भारत का बाजार खुलवाना चाहते थे। कई वहाँ के ऐसे राजनीतिक समूह थे जो इस बात को कहने लगे थे कि जो बंगाल में ब्रिटेन की जीत हुई है, उस जीत का लाभ केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल रहा है, पूरे ब्रिटिश राष्ट्र को नहीं मिल रहा। यानी राजनीतिक समूह भी इस बात पर उंगली उठाने लगे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार पर। तो कंपनी में कई अधिकारी भ्रष्ट भी हो चुके थे, उनका प्रशासन ठीक नहीं था। तो उनके इस कुशासन पर ब्रिटेन में वाद विवाद होने लगे। कंपनी के अधिकारियों के जो भ्रष्टाचार के किस्से थे वो किस्से ब्रिटेन के अखबारों में खूब बढ़ चढ़ करके निकाले जाने लगे। अतः अब ब्रिटिश सरकार के सामने ये चुनौती आ गई कि किस तरीके से कंपनी के कामकाज को नियंत्रित किया जाए। तो उसके शासन को नियंत्रित करने के लिए ही उसने कई सारे कानून बनाए और कंपनी को इस बात के लिए मजबूर किया गया कि जो भारत में अपना प्रशासन चला रही है, उस प्रशासन के संबंध में अपनी एक रिपोर्ट नियमित रूप से तैयार करे और ब्रिटिश संसद के पास भेजे। बात समझना यहाँ पर कि कंपनी को इस बात के लिए मजबूर किया गया कि अपने प्रशासन से संबंधित रिपोर्ट तैयार की जाए उसकी और उसे ब्रिटिश संसद के पास भेजा जाए। तो कंपनी के कामकाज की जांच करने के लिए कई कमेटी बनाई गई।
तो पांचवी रिपोर्ट जिसको हम यहाँ सीख रहे हैं, वो पांचवी रिपोर्ट भी ऐसी ही एक कमेटी के द्वारा यानी समिति के द्वारा तैयार की गई, जिसने कंपनी के कामकाज का निरीक्षण किया और फिर उस रिपोर्ट को तैयार किया। और यह रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में बहुत ही गंभीर वाद विवाद का एक आधार बनी थी जाकर के। अब इसकी आलोचना पांचवी रिपोर्ट की भी की जा सकती है। क्यों की जा सकती है? कि पांचवी रिपोर्ट में जो भी तथ्य दिए गए हैं वास्तव में बहुमूल्य हैं, साक्ष्य के रूप में, एविडेंस के रूप में बहुमूल्य हैं, लेकिन ऐसी सरकारी रिपोर्टों को समझने से पहले बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, सावधानी पूर्वक उनको समझना चाहिए, क्योंकि इस रिपोर्ट के तर्कों को बिना इसकी कमियों के साथ स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसमें कमियां थी। कमियां क्या थी? क्योंकि इस रिपोर्ट को तैयार करने वाले अधिकारियों कंपनी की आलोचना करने पर तुले हुए थे। जिन अधिकारियों ने इस रिपोर्ट को तैयार किया था, सिर्फ कंपनी की कमियां ही बता रहे थे। इसलिए रिपोर्ट में जमींदारी सत्ता के पतन को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया था, यानी जमींदारों की स्थिति को बहुत खराब दिखाया गया, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था। सच्चाई तो यह थी कि जब जमींदारों की जमींदारी नीलाम की जाती थी, तो जमींदार लोग नए नए हथकंडे अपना करके अपनी जमींदारी को बचा लेते थे, और बहुत ही कम मामले ऐसे होते थे जब जमींदारों से उनकी जमींदारी छीनी जाती थी। लेकिन इसी बात को रिपोर्ट में दूसरे तरीके से दिखाया गया कि जमींदारों के सामने बहुत समस्याएं थी, जमींदारी की बहुत सारी दिक्कतों को उसमें दिखाने का प्रयास किया गया। तो इसलिए इसको बिना आलोचना के साथ स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब अगला हम क्वेश्चन सीखेंगे, बुकानन कौन था और 19वीं सदी में उसने कहाँ का दौरा किया। तो ये फ्रांसिस बुकानन नाम का व्यक्ति एक चिकित्सक था, डॉक्टर था। इसने बंगाल चिकित्सा सेवा में 1794 से 1815 तक कार्य किया। कुछ सालों तक तो उस समय यहाँ का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेस्ली, उसका सर्जन डॉक्टर यानी शल्य चिकित्सक रहा। कलकत्ता में उसने एक चिड़ियाघर की भी स्थापना करी, जिसे कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर कहा गया। बंगाल सरकार के कहने पर, चूंकि वो विद्वान आदमी था, इसलिए बंगाल सरकार जो थी, अंग्रेजों की सरकार थी, केवल डॉक्टरी उससे नहीं कराना चाहती थी, उससे कुछ और भी काम कराना चाहती थी। इसलिए उसको उन्होंने भूमि का सर्वेक्षण करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए भेजा। कुछ समय के लिए उसे वानस्पतिक उद्यान का हेड यानी प्रभारी भी बनाया गया। 1815 में वो बीमार हो जाता है और इंग्लैंड वापस लौट आता है। तो 19वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में बुकानन जो था, उसने राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किया था। बंगाल के इलाके में राजमहल की पहाड़ियां पड़ती, वहां का उसने दौरा किया। उसने देखा कि यहाँ की पहाड़ियां जो बहुत अभेद हैं, मतलब उनको भेदा नहीं जा सकता, यानी बहुत ही सुरक्षित पहाड़ियां हैं। और ये एक ऐसा खतरनाक इलाका था जहां पर कम लोग ही जाने की हिम्मत जुटा पाते थे। तो उस इलाके में बुकानन जहां भी जा रहा था, वहां उसने देखा कि उसके साथ लोग दुश्मनी वाला व्यवहार कर रहे हैं, मित्रता वाला व्यवहार नहीं कर रहे, शत्रुता वाला व्यवहार कर रहे हैं। यहाँ के लोग कंपनी के अधिकारियों के प्रति आशंकित थे। यहाँ जो रहने वाले लोग थे राजमहल की पहाड़ियों के, वो लोग अंग्रेजों से डरे हुए थे, उनको आशंका की दृष्टि से देख रहे थे, ऐसा उसने महसूस किया। तो इन सब बातों को बुकानन ने अपनी डायरी में लिखा, वहाँ के लोगों के हालात के बारे में लिखा और बताया कि इन लोगों के हालात बिल्कुल तरस खाने वाले हैं, ऐसा लिखा। आगे की बुकानन की डायरी की सीमाएं क्या है? तो बुकानन की डायरी जो उसने अपनी बातों को लिखा, उसने केवल यहाँ के, बुकानन ने राजमहल की पहाड़ियों में रहने वाले लोगों के रीति रिवाजों का वर्णन किया है। उसकी डायरी से केवल थोड़े समय के बारे में ही हमें जानकारी मिलती है। अगर हमें विस्तृत जानकारी चाहिए राजमहल में रहने वाले लोगों के बारे में, तो हमें इतिहास के दूसरे स्रोतों को भी देखना पड़ेगा। ऐसे लंबे इतिहास, तो मतलब यही कह रहे हैं कि अगर हमें पुराना इतिहासकारों को चाहिए, तो दूसरे रिकॉर्डों को देखना पड़ेगा, इतिहासकारों को। तो वहां पर राजमहल की पहाड़ियों में पहाड़िया समुदाय के लोग रहते हैं। अब
अगली बात हम यही सीखेंगे कि पहाड़िया लोगों की आजीविका संथालों की आजीविका से किस रूप में भिन्न थी। एक पहाड़िया लोग है और दूसरा संथालों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम पहाड़िया लोगों की जो जीविका के साधन है उसके बारे में पढ़ेंगे, उनकी दिनचर्या कैसी है, क्या करते हैं, उसके बारे में सीखने जा रहे हैं। तो जो पहाड़िया लोग हैं, राजमहल की पहाड़ियों में रहने वाले लोग, ये झूम खेती करते हैं। झूम खेती का मतलब थोड़े समय के लिए कुछ ज़मीन को साफ कर लेना, वहाँ खेती करना, फिर उस ज़मीन को छोड़ देना, फिर आगे की ज़मीन को साफ करना, वहाँ पर खेती करना, कुछ समय वहाँ करना। इस तरह जो बदल बदल के स्थानों पर खेती करते हैं उसे झूम खेती कहते हैं। तो वे लोग एक टुकड़े को साफ करके उस पर कुछ समय के लिए खेती करते हैं। जब उसकी उत्पादन करने की शक्ति ज़मीन की कम हो जाती है तो भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ कर लेते हैं, वहाँ खेती करने लगते हैं। और जो पहाड़िया समुदाय के लोग हैं वो खास करके दालें और ज्वार बाजरा उगाते हैं। जंगलों से खाने के लिए ये महुआ के फूल इकट्ठा कर लेते हैं। बेचने के लिए रेशम के कोया या लकड़ी का कोयला बनाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करते हैं। पेड़ों के नीचे कुछ पौधे जम जाते हैं, या जो जमीन इन्होंने खाली छोड़ी है खेती करने के बाद, जिनकी उर्वरा शक्ति कम हो गई थी, जो परती पर छोड़ी है वहां पर घास फूस जमाती है। तो ऐसे इलाकों को जानवरों के लिए चरागाह बना देते हैं। कहाँ चरागाह किसको बनाते हैं? पेड़ों के नीचे की जमीन को, और जो जमीन इन्होंने खाली छोड़ी है खेती करने के बाद वहां पर जानवरों के लिए चरागाह बना देते हैं। तो पहाड़िया लोग खेती के लिए हल का प्रयोग नहीं करते, केवल कुदाल का प्रयोग करते, खुरच करके थोड़ी सी फसल बो करके अपना गुजारा करते हैं। और ये जंगल में शिकार भी करते हैं। इमली के पेड़ जो वहाँ लगे हुए हैं, उनके इमली के पेड़ों के बीच में अपनी झोपड़ी बनाते हैं, वहाँ रहते हैं। और जो आम के घने पेड़ हैं उनकी छांव में आराम करते हैं। और पूरे जंगल की जो ज़मीन है उसको अपनी निजी ज़मीन मानते हैं कि हमारी खुद की, हम लोगों की अपनी ज़मीन है। इसलिए अगर कोई बाहरी आदमी वहाँ प्रवेश करता है तो उसका वो लोग विरोध करते हैं। अब इन लोगों की जो आबादी है पहाड़ियों की, उनमें उनका मुखिया है। मुखिया का काम है कि वहाँ एकता बनाए रखना, उनके आपसी झगड़ों को निपटाना, वो मुखिया काम करता है। अगर इनकी लड़ाई किसी दूसरे इलाके में हो जाती है तो मुखिया लोग इनकी लड़ाई का नेतृत्व भी करते हैं। पहाड़ियों को, जो पहाड़ियों का इलाका है, इन पहाड़ियों को ढाल बना करके ये पहाड़िया लोग कई बार जो मैदानी इलाकों में जो लोग खेती कर रहे हैं, स्थायी खेती कर रहे हैं, उन किसानों पर, जमींदारों पर आक्रमण भी कर देते हैं। तो पहाड़िया लोग ऐसे आक्रमण तभी करते हैं जब उनके यहाँ अकाल की स्थिति होती है, यानी खुद जीवित रहने के लिए वो सक्षम नहीं रह जाते हैं, तो उन्हें लूटपाट करने के लिए नीचे वाले इलाके पर भी जाना पड़ता है। तो मैदानों में, यानी जहाँ स्थायी खेती कर रहे हैं वहाँ पर रहने वाले जमींदारों को प्रायः पहाड़ी मुखियाओं को, जो वहाँ के पहाड़ी इलाके के जो मुखिया, उनको नियमित रूप से टैक्स देना पड़ता है जिसे कहते हैं खिराज। और जब खिराज देते हैं तो उनसे गारंटी लेते हैं कि हमारे साथ आपके जो आदमी लोग हैं कोई गड़बड़ ना करें, हमें सुरक्षित रहने दें। तो इस तरीके से खिराज दे करके पहाड़ी मुखियाओं से ये जमींदार लोग अपनी सुरक्षा की गारंटी लेते हैं। इसी तरह के जो व्यापारी लोग हैं उस रास्ते का प्रयोग करते हैं, पहाड़ी वाले रास्ते का, तो उन्हें भी पथकर देना पड़ता है पहाड़ी मुखियाओं को। तब पहाड़ी मुखिया उन्हें सुरक्षा का आश्वासन देते हैं कि भाई तुम्हारे माल को कोई लूटेगा नहीं, आराम से आओ जाओ। तो ये हमने पहाड़ियों के बारे में पढ़ा। अब देखते हैं जो संथालों की आजीविका है। संथाल लोग जो है वो एक जगह रह करके स्थायी कृषि करते हैं, स्थायी खेती करते हैं। और वो खेती के लिए कुदाल का नहीं बल्कि हल का प्रयोग करते हैं। वे फसलों में चावल, कपास, तंबाकू, सरसों जैसी नकदी फसलें पैदा करते हैं। और संथाल व्यापारियों तथा साहूकारों के साथ लेन देन भी करते हैं। यानी इनका जो समाज है सभ्य समाज एक तरीके से, बल्कि पहाड़ियों का ऐसा सभ्य समाज देखने में नहीं आता। आगे हम सीखेंगे कि अंग्रेजों के लिए स्थायी कृषि का विस्तार क्यों आवश्यक हो गया। आखिर अंग्रेज लोग क्यों चाहते थे कि झूम खेती बंद की जाए, स्थायी खेती की जाए। तो पहाड़ियों के साथ ले दे करके समझौते कर लिए जाते थे, लेकिन समझौते ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चले। और ये समझौते तब समाप्त होने लगे जब खेती करने की जो सीमाएं थी वो बढ़ाई जाने लगी, खेती करने की सीमाएं बढ़ाई जाने लगी। अंग्रेजों ने
जंगलों की कटाई सफाई का के काम को प्रोत्साहन दिया, यानी जंगलों को काट साफ किया जाए और वहाँ पर स्थायी खेती की जाए। जब ऐसा किया गया तो उस इलाके के जो जमींदार या जोतदार लोग थे, उन्होंने उस इलाके को धान के फसलों से बिल्कुल पाट दिया, यानी धान की फसल बहुत अच्छी पैदा करके दिखाई। जो जमीन अभी परती पड़ी रहती थी, वहां पर धान की फसल लहराने लगी। तो अब अंग्रेजों के लिए आखिर स्थायी कृषि का विस्तार करना क्यों जरूरी था? उसका कारण था कि जिससे कि जो राजस्व लगान ज़्यादा वसूल हो सके। अगर ज़्यादा फसल पैदा होगी तो टैक्स भी ज़्यादा आएगा, और निर्यात के लिए फसल पैदा की जा सके, बेचने के लिए फसलें पैदा हो। अगर ज़्यादा फसल पैदा होगी तो हम तो यूज़ करेंगे, बची फसल को हम बेचेंगे भी, निर्यात भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, स्थायी खेती करेंगे तो एक लोग रह करके एक जगह खेती करेंगे तो एक व्यवस्थित समाज पैदा होगा। और वो लोग जो जंगल में रहने वाले लोग थे, उनको अंग्रेज लोग असभ्य मानते थे, बर्बर मानते थे, उपद्रवी और क्रूर मानते थे। तो अंग्रेजों का मानना था कि वनवासियों से, यानी जंगल में रहने वाले लोगों से शिकार छुड़वा दिया जाए और उन्हें खेती के कामों में लगाया जाए, जिससे कि वो सभ्य बन सकें। ये अंग्रेजों का मानना था। इसलिए वो स्थायी कृषि करवाना चाहते थे। तो स्थायी कृषि के विस्तार का पहाड़ियों के जीवन पर क्या असर पड़ा, इस संबंध में ब्रिटिश सरकार तथा संथालों की क्या नीति रही? अब जो स्थायी खेती होने लगी, आखिर इसका प्रभाव पहाड़िया समुदाय के ऊपर क्या पड़ा, जो जंगल में रहते हैं? तो जैसे जैसे खेतों का आकार बढ़ता गया, वैसे वैसे जंगलों का आकार छोटा होता गया, चरागाहों का इलाका सिकुड़ता गया, और पहाड़ी लोगों तथा स्थायी खेती करने वालों के बीच जो झगड़े थे वो तेज होने लगे। पहाड़ी लोग गांवों पर हमला बोलने लगे और उनके अनाज है या जानवर उनको छीन करके ले जाने लगे। तो ये अराजकता देखते हुए, लड़ाई झगड़े देखते हुए अंग्रेज सरकार ने कुछ नीतियां बनाई। 1770 के दशक में ब्रिटिश अधिकारियों ने पहाड़ियों को बिल्कुल खत्म कर देने की नीति अपनाई कि इनको मार के खत्म, इनका संहार कर देते हैं, इनको मार देते हैं पूरी तरीके से। लेकिन 1780 के दशक में भागलपुर एक इलाका बिहार में आज पड़ता है, वहाँ का कलेक्टर था जिसका नाम था ऑगस्टस क्लीवलैंड। इसने शांति स्थापना करनी चाहिए। इसने कहा कि इसके अनुसार कि जो पहाड़िया मुखियाओं को वार्षिक भत्ता दिया जाए। इसने कहा कि जो पहाड़ी समुदाय के जो मुखिया, उनको पूरे साल में कुछ भत्ता यानी पैसे दिए जाएं, और बदले में वो अपने आदमियों पर नियंत्रण बना कर रखें और उनसे अनुशासन में रहने के लिए कहें। लेकिन बहुत सारे मुखिया थे जिन्होंने उस भत्ते को लेने को मना कर दिया। लेकिन जिन लोगों ने उस भत्ते की रकम को स्वीकार कर लिया था, उन मुखियाओं का अपने समुदाय के ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं रह गया। उनकी राजनीतिक सत्ता उनके पास से चली गई। शांति प्रयासों के दौरान ही पहाड़िया लोग स्वयं को बचाने और बाहरी लोगों से लड़ाई जारी रखने के लिए पहाड़ों के अंदर जाने लगे। यानी वो शांति नहीं बना के रखना चाह रहे थे कि जंगल काटे जा रहे थे, इसलिए बहुत नाराज थे। तो अपने अपने आप को बचाने के लिए पहाड़ियों के अंदर वो खिसकने लगे और बाहरी लोगों पर आक्रमण भी उन्होंने तेज कर दिए। अब 1810 और 11 में जब बुखानन यहाँ पर आया था, जो हमने पीछे पढ़ा, तो ये वही समय था जब अंग्रेजों को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा था और हर गोरे आदमी को पहाड़िया लोग अपना दुश्मन मान रहे थे। ये मानते थे कि हमारे जंगल को छीनना चाहते हैं, उनकी जीवन शैली को नष्ट करना चाहते हैं, इसलिए वो बुखानन से बहुत खफा थे। अब संथाल तथा पहाड़िये, इसको हम समझेंगे। अब इसी समय क्या हुआ कि पहाड़ियों को एक नए खतरे की सूचना मिलने लगी। वो खतरा क्या था कि यहाँ पर संथालों का आगमन होने लगा। संथाल लोग वहाँ के जंगलों का सफाया कर रहे थे और इमारती लकड़ियों को काट भी रहे थे, और वहाँ की ज़मीनों को जोत करके चावल और कपास उगाने लगे थे। तो ये जो संथाल लोग थे, क्योंकि संथाल बासिंदों ने निचली पहाड़ियों पर अधिकार जमा लिया था, इसलिए पहाड़ी लोगों को राजमहल की पहाड़ियों में और भी पीछे हटना पड़ा। जो पहाड़ियों का नीचे का इलाका था, उन नीचे पहाड़ियों में इन संथाल लोगों ने कब्जा कर लिया आकर के, और कब्जा करने से कारण इन पहाड़िया लोगों को अपने पहाड़ों में और पीछे जाके छिपना पड़ा, यानी इनका जो रहने का इलाका था और सीमित हो गया। पहाड़िया लोग खेती के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे
और कुदाल उनके जीवन का प्रतीक था। इसी तरीके से जो संथाल लोग थे, ये लोग हल का प्रयोग करते थे और इनका प्रतीक हल था। तो इस तरीके से हल और कुदाल के बीच काफी लंबी लड़ाई चलती रही। तो फिलहाल हम वीडियो में यहाँ तक सीखेंगे। इस पाठ की आगे की जानकारी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। धन्यवाद।